नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समृति शर्मा और मैं हूं डिम्पल शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आज की मुलाकात। आज की मुलाकात है बेहद खास, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे बहुप्रतिभा संपन्न मेहमानों से जो अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी समाज में एक अलग पहचान बना चुके हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक लेखिका और कवित्री। कवियों के बारे में बहुत खूब कहा गया है कि कवि और कायनात के बीच एक जंग जारी है, कवि और कायनात के बीच एक जंग जारी है और कलम आज भी कायनात पर भारी है। तो आज की मुलाकात करते हैं हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ है सुनीता शर्मा कुंद्रा जी, जो एक लेखिका है और साथ ही साथ एक कवित्री भी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया डिम्पल जी और समृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे रूबरू हैं। जी, तो मैम आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके इस कविता लेखन की सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। किसी भी सफ़र की शुरुआत हम देखते हैं कि बचपन में ही उसकी नींव रखी जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं स्कूल में थी और हम निबंध लेकर लिखते हैं तो हमारी हिंदी की शिक्षिका ने कहा कि जो बीच की लाइनें हैं वो हम इधर उधर ढूंढते थे कि निबंध के बीच में छोटी छोटी कविताएं या जो भी भाव लिखे जाते हैं उसको खुद लिखो। जी। तो उनके कहना तो सब मानते हैं विद्यार्थी, तो मुझे लगा कि मैंने भी जब लिखी और उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया तो मुझे लगा कि अच्छा मैं इतना सुंदर लिख सकती हूँ। तो फिर और उसके अलावा भी ऐसे ही कुछ जो आसपास देखती थी उसके भी कुछ छोटे छोटे ऐसे भाव लिखने शुरू कर दिए। तो चाहे अपने लिए संजो के रखती थी पर उनको मैंने लिखना शुरू कर दिया। जी, किस तरह से आपको ख्याल आया कि जो कुछ आपने बचपन से लिखना शुरू किया, जैसे आपने कहा कि बचपन से ही आपकी टीचर ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया था, तो ऐसे में कब ख्याल आया कि ये जो कुछ भी मेरे मन में भाव आ रहे हैं इन्हें कहीं संजो कर रखा जाए। हाँ, पहले तो आप अपनी कॉपियों में ही वहीं पीछे आगे ऐसे लिख के रख लेते हो और फिर हमारे आसपास ही हमारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमें, अगर हम उनको बताते हैं कि ये लिखा है, उनको सुनाते हैं, क्योंकि जब बचपन में होता है कि जब भी तुम कुछ लिखो कोई तुम्हें प्रोत्साहन दे तो आप हर किसी को वो दिखाने। तो उन्हीं में मेरे बड़े एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि आप इसको संभाल के रखो। हमें तब बच्चों को तो वैसे ही समझ नहीं होती कि कोई चीज़ संभालनी है। तो उन्होंने मुझे एक डायरी लाके दी जिसमें कहा इसमें अपनी कविताएं लिखा करो और इसको अपने पास संभाल के रखो। तब ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये इतनी कीमती खजाना बन जाएगी। जी बिल्कुल। तो मैम, क्या आपको सिर्फ कविताओं का ही शौक है या फिर गज़ल, गीत? मैं सारी विधाओं में लिखती हूँ। ये कविता, गज़ल, गीत, छंद, दोहा, सारी विधाओं में लिखती हूँ। तो क्यों ना मैम कुछ सुन लिया जाए। जी बिल्कुल, और शुरुआत क्यों ना भक्ति गीत से की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ आप हमें सुनाएं। जी, मैं आपको पहले एक दोहा सुनाती हूँ भक्ति भाव से। शाम बजाए बांसुरी, मन गाए चित चोर, प्रेम लगन की धुन लगी, नाचे मन का मोर, संगीता नाचे मन का मोर। राधा हुई बांवरी, सुन बंसी की तान, सुध बुध सगरी खो गई, रहा न कुछ भी भान। बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जिस तरह से हम मैम देखते हैं आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और आपके जीवन में भी सोशल मीडिया काफ़ी परिवर्तन लाया होगा। यदि हम लेखन की बात करें तो किस तरह से ये आपके लिए मददगार साबित हुआ? आज का ज़माना तो सोशल मीडिया का ही है और मैं कहूँ कि ये सब मैंने लिखना चाहे बचपन से शुरू कर दिया था, बट इसको आगे जो लेके जाने का काम मेरे लिए भी सोशल मीडिया ने ही किया। और जो ये सब मैंने संजो के रखी थी, तो ऐसे ही अपने दोस्तों ने मुझे कहा कि जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हूँ तो कि तुम इसको ब्लॉग बनाओ इसका। तो डायरी में रखी तो ये कुछ नहीं कर रही, कोई इसको जान नहीं रहा, कोई इसको पढ़ नहीं रहा। तो मैंने धीरे धीरे ये करना शुरू करा और अपना एक ब्लॉग बनाया जिसका संगीता शर्मा कुंद्रा नाम से मेरा ब्लॉग है। उसमें धीरे धीरे ये सारी कविताएं मैंने
500 से ऊपर कविताएं मेरे पास थी पहले, जो बचपन से जवानी तक लिखी थी, शादी से पहले तक। फिर उनको धीरे धीरे डालना शुरू करा, और इन्हीं के डालते डालते फिर से मेरे अंदर ये भाव है कि मुझे फिर से लिखना है, कि जो घर गृहस्थी की वजह से तुम रुक जाते हो या छोड़ देते हो अपने मनपसंद करने के काम, तो आपको ये सब फिर से करना है। तो फिर से एक बार ये दौर शुरू हुआ, और इसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि अपने लिए समय बिताने का इससे तुम्हें समय मिलता है। जी बिल्कुल मैम। तो मैम आप इतना अच्छा लिखती हैं, क्या आप एक लिटरेचर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं? लिटरेचर बैकग्राउंड तो नहीं करेंगे, बट जब बचपन में मेरे पिताजी जब हम सुबह जगाते थे, उठाते थे, तो वो हमें अपने बचपन की जो उन्होंने याद की होती थी उर्दू में अपनी छोटी छोटी कविताओं को सुना के, सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और खुशी, तो ऐसे ही प्यार से उठाते थे। तो मन में होता था कि अच्छी लगती थी कितने प्यार से, और वो इतनी कि उन्होंने याद की हुई हैं। फिर हम अपनी भी कविताएं, और अपने मन में भी आ गया था अच्छा कि तुम लिखते हो, तो ऐसे कहीं ना कहीं जैसे अगर उनके मन में था कविता के प्रति प्रेम, तो वही जागा होगा। जी, तो जिस तरह से आपने अपने पिताजी के बारे में हमें बताया कि एक परिवार में माहौल सा आपको मिल गया था, तो जब आपने लिखना शुरू किया तो क्या उनका प्रोत्साहन आपको मिलता रहा कि बहुत अच्छी बात है आप लिखिए? तब मैं पिताजी को भी सुनाती थी, और वो सुन के मुझे प्रोत्साहित करते थे कि हाँ, पर ये कि कुछ कविताएं जैसे हम लोग उनको सुनाते हैं, कुछ नहीं भी सुनाते, कुछ अपने पास भी रख लेते हैं, तो ये सब चलता रहता था। पर जब मैं उनको सुनाती थी तो वो बहुत खुश होकर सुनते थे। जी मैम, हम अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो जब आपके दोस्तों को पता चला आपकी बुक ज़िंदगी जो पब्लिश हुई है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पे? दोस्तों का योगदान तो मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया में अगर जो डालने की दोबारा से जो मेरी दोबारा एक पारी, दूसरी पारी कह लेंगे, कविता लेखन की शुरुआत हुई, तो वो उन्हीं की वजह से कि उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि तुम लिखो। और फिर जब उन्हीं में से किसी ने बताया कि आप साहित्य अकादमी में वो किताब भी छपवाने के लिए आपको अनुदान देते हैं, तो और वो ब्लॉग की वजह से आप फट अपनी निकाल सकते हो कविताएं, जब आपने ली, नहीं तो आपको कितना समय लगेगा वो टाइप करनी, वो पर एक आपने संजो के रखी हैं उनको उसी फॉर्म में, तो आप उसको झट से निकाल के आपने एक मनुस्क्रिप्ट तैयार करते हो। अगर समय कम ज़्यादा, कई बार आपको एकदम अंत में ही पता लगता है कि हाँ जी 2 दिन ही रह गए, तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि हाँ हिंदी में टाइपिंग इतनी 100 कविताओं को आपने करना है या कहाँ से ढूंढना है। तो मैं आज के युवाओं को भी कहती हूँ कि जो इस क्षेत्र में है, चाहे कविता, कहानी, लघु कथा, जो भी उन्होंने लिखा है वो अपना संजो कर रखें कहीं, कि बाद में बहुत सारे मैंने देखे मेरे आसपास अफसोस करते हैं, अच्छा मेरी तो वो कविता लिखी थी गुम गई। तो मुझे भी पता है कि कितना दुख अगर एक कविता, क्योंकि जो एक बार भाव आपके मन में आ जाते हैं वो दोबारा नहीं है, तो ऐसा होता है। तो अपने संभाल के रखें, कब किस वक्त वो अपना रंग दिखाएं, समय होता है। जी संगीता जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब आप जैसे लेखकों और कवियों की बात आती है तो उन्हें ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये कुछ ज़्यादा ही आकर्षित करता है। और जिस तरह से आपने भावों की बात की, मुझे लगता है वो बहुत से भाव उनके उमड़ कर बाहर आ जाते हैं। सच कहा। तो क्या कुछ है आपके पास जो हमारे हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को बयां करते हैं? कुछ पहाड़ी में अगर लिखा हो तो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। पहले मैं 2 लाइनें, ये मैंने प्रकृति को देखते हुए ना मुझे बहुत आकर्षित करता है ये सब। मैं फूल पौधों से भी बहुत ऐसे पास से जुड़ी हुई हूँ, और जैसे ही प्रकृति को देखती हूँ तो मन में जैसे एक उमंग सी उठती है, वैसा अनुभव होता है, और कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं। तो एक मेरी छोटी सी कविता इस पे वायरल भी हुई थी यूट्यूब पे, तो मैं आपको उसके सुनाती हूँ 4 लाइनें। सफ़ेद फूलों का यूं आसमान से गिरना और धरती को सफ़ेद कर जाना, समझ नहीं पाता हूँ कुदरत के रंग, अपनी हरी भरी तस्वीर को एक ही रंग में रंग देना, कैसा है उस ईश्वर का ये ढंग। सफ़ेद चादर ओढ़े ये धरती ठहर सी गई हो कुछ ऐसे, जोड़ लिया हो नाता जैसे ईश्वर के संग,
जोड़ लिया हो नाता जैसे ईश्वर के संग। इतनी शांत सी वो दिखाई देती है, ऐसे ही लगता है जैसे भक्ति रस में डूबी हुई है। जब बर्फ गिरती है हम देखते हैं आसपास ऐसा ही नज़ारा होता है। और फिर जब वो बर्फ उतरती है धीरे धीरे तो उसके लिए 4 लाइनें हैं। कभी तू फूलों सी गिरती है, बर्फ जब गिरती है, कभी संगमरमर सी लगती है, तो इतनी सफ़ेद सी है, कितनी शांत सी लगती है। एक सार हो जाना सारी कुदरत का, फिर धीरे धीरे बर्फ़ का खिसकना जब वो हटती है और प्रकृति में रंग भरना। यह नई तस्वीर कितनी सुंदर लगती है, ये नई तस्वीर कितनी सुंदर लगती है। बहुत खूब। हमें लग रहा है स्मृति, ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल। वो जो बर्फ़ की, जिस तरह से आपने कहा कि कितने सुंदर फूलों के समान वो लगती है, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। तो क्या आपने केवल हम कहें कि जो पहाड़ी एनवायरनमेंट पे ही लिखा है, या फिर हम कहें पहाड़ी भाषा को लेकर ही लिखा है, या किसी अन्य भाषा में जैसे कि डोगरी भाषा है उसमें भी लिखा ऐसे में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब में लिखती हूँ। पहाड़ी में भी, डोगरी मैंने लिखा है, आपके समक्ष रखती हूँ। तिजो याद करी करी मेरी जान लगी जाना, तिजो याद करी करी मेरी जान लगी जाना, दसी दियो काली हुण तू इत्थी आउणा, तेरिया बाटा बैठी मैं नीर हाँ बहांदी, तेरिया बाटा बैठी मैं नीर हाँ बहांदी, पुछी पुछी पता हारी जेड़ी गड्डी जांदी, सारे कर दे गल्लां मिंजो देखी गुम सुम, दसी दे ओ काली हुण इत्थी आउणा तू। जी बहुत सुंदर मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम आपको क्या लगता है युवाओं का लेखन में और पढ़ने में क्या रुझान है, कितना रुझान रहा है युवाओं का? आजकल के युवा बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके भावों को बहुत जागरूक भी हैं। तो और सोशल मीडिया ने इसमें बहुत योगदान भी दिया है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। उनको इसमें उनसे फ़ायदा भी मिल रहा है और अच्छा लिख रहे हैं। और मेरे का यही कहना है कि उनको संभाल के रखें, उनको लोगों तक पहुंचाएं और किसी गुरु या किसी उनसे शिक्षा लें जी। क्योंकि हम अपने भाव तो लिख सकते हैं, कविता मुक्तक में बहुत अच्छे से आ सकते हैं, पर जब हम उनको प्रस्तुत करने का है, लोगों के साथ जुड़ने का है, तो उसको हम थोड़ा अगर शिक्षा हमारे पास होगी तो उससे हम आसानी से जुड़ सकते हैं। जैसे ये गीत, दोहा, छंद, ये थोड़ा सीखना पड़ता है जी। तो उनसे आग्रह है कि वो इस तरफ अपना ध्यान दें और आगे बढ़ें। जी, आपने गुरु की बात बहुत अच्छी कही है। आपको क्या लगता है कि जीवन में गुरु का क्या स्थान होता है? जिस तरह से आपने कहा कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कहा जाता है बिन गुरु ज्ञान संभव नहीं है। तो अब गुरु हमारे आसपास कोई भी हो सकता है जी। जैसे हम कहें शुरुआत में हमें जो मिले, धीरे धीरे किसी ने हमें सिखाया कि हाँ इसको संभाल, वो भी एक ज्ञान था। अगर वो नहीं होता तो आज जो इतना खजाना मेरे पास इकट्ठा है, मैं भी इधर उधर बिखरा पड़ा होता। जी। तो आप जो भी आपके साथ आए, जो भी आपको ज्ञान देता जाए, वो आपके लिए गुरु होना चाहिए और आपको उसको मान देना चाहिए। तो ये आपके आगे बढ़ने के लिए भी आपको मदद करेगा। जी मैम, हमें उम्मीद है कि आपने देशभक्ति पे भी कुछ लिखा होगा। आप कुछ पंक्तियां वो भी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देशभक्ति पे मैं आपको पहले एक दोहा सुनाती हूँ। जी जी। हर भारतवासी करे भारत को जो प्यार, भारत पर तब ही करे गर्व सारा संसार। मैं भारतवासी यही है मुझको अभिमान, पूरे इस संसार में मेरा देश महान, मेरा देश महान। जी
जी, बहुत खूब। जो हमारे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है किसी भी बात को रखते हैं। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आपको लिखना पसंद है, जो विषय ऐसे हैं जो आपको अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं और आप चाहती हैं कि आप उस पर लिखें? देखिए, मैं प्रकृति पे तो बहुत लिखती हूँ, पर समाज के सभी पहलुओं को मैं छूती है, जो भी देखती हूँ आसपास। तभी पुस्तक का नाम भी मैंने ज़िंदगी लिखा है। हर चीज़ को मैं ज़िंदगी के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि ज़िंदगी के साथ ही इंसान है, पढ़ने वाले लोग भी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़े हैं और आसपास की चीज़ों से जैसा मैं सीखती हूँ तो मेरा कविताओं में वैसे ही भाव उभर के आते हैं और होता है कि उससे अगर ज्ञान मिल सके साहित्यकार का तो यही फर्ज होता है कि जी। संगीता जी, आपने बेटियों पर भी बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, वो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी सुने और हम भी एक बार सुनना चाहेंगे। जी, मैं आपको एक बेटी विदाई का गीत आपके समक्ष रखूंगी। जी। जा रही है मेरी लाडो, डोली चढ़ के देख लो, बह रहे हैं मेरे आंसू, कैसे कह दूं रोक लो, जा रही है मेरी लाडो। खुश रहे अब तू सदा, साजन के घर को जा रही, खुश रहे अब तू सदा, साजन के घर को जा रही, माँ तुम्हारी तेरे पीछे बस यही दोहरा रही, मेरा पीछे गम न करना कोई, इसको बोल दो, जा रही है मेरी लाडो। अगला छंद है। लाख खुशियाँ तुझको हासिल हो सदा मेरी कली, लाख खुशियाँ तुझको हासिल हो सदा मेरी कली, खुशबू और फूलों से महके तू रहे अब जिस गली, सुख की नदियाँ अंगना बहती, ना कोई अब सोच हो, जा रही है मेरी लाडो। आखिरी बंद इसका। जी। चांद तारे मांग तेरी मैं सदा सजते रहे, चांद तारे मांग तेरी मैं सदा सजते रहे, और खुशी के गीत अंगना में सदा बजते रहे, हो निशांगम का न कोई, खुशियों का ही शोर हो, जा रही है मेरी लाडो। जी, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपने शब्दों में पिरोया है कि किस तरह से एक बेटी की विदाई के वक्त क्या भाव रहते हैं। जी। तो मैम, आपको शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया है, यूएसए विधान द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, तो ऐसे सम्मानों का किस तरह से आपको ये प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए और नई और कविताएं लिखने के लिए? देखिए, किसी भी कलाकार के लिए या कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ करता है उसको प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता होती है, इसी से वो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है उसको। तो ये जो हैं पुरस्कार, तो ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको अपनी इससे जिम्मेवारी भी बढ़ती है आपकी कि आपको और अच्छा और आपको जिम्मेदारी के साथ लिखना है आगे। तो मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी कला को प्रोत्साहित किया है।
इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी संगीता जी, जिस तरह का आज का समय जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का समय है, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको मदद मिली सोशल मीडिया से अपनी कविताओं को आगे बढ़ाने में, ऐसे में जो पाठक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत जल्दी आप तक पहुंचती हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं किस तरह से आप उन्हें अपने जीवन में लेती हैं, कैसे आपको आगे बढ़ने में जो हैं वो प्रोत्साहित करती हैं? आपने सही कहा, हम लिख रहे हैं तो आशा होती है कि कोई उसको पढ़े और प्रोत्साहित करे, और कुछ गलतियां भी हों तो वो भी हमें पता लगती रहनी चाहिए। तो सोशल मीडिया ये है कि बहुत फास्ट है, तो इससे आपको बहुत जल्दी रिएक्शन उसके सामने आ जाते हैं, जो भी प्रतिक्रिया होती है वो एकदम से आपको उसकी दिखाई देती है। अगर आज पोस्ट की है तो अगर अच्छा है तो लोग उसका भी रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो भी आपको बताते हैं। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ने और सही और अच्छा करने का भी आपको इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो आजकल के समय तो अच्छा ही है, और युवाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुंचने का। और आपने देखा पीछे लॉकडाउन में जैसे था तो नहीं भी जा रहे थे, तो हर किसी को, अब हम कहेंगे कि मीडिया तो हमारे इसमें बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े उम्र दराज भी हैं, पर सबको सोशल मीडिया का यूज़, जूम और ये गूगल मीट, सब ऑनलाइन, सब गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, ये सब उसी तरीके से हो रहे थे। तो अगर हम अपने दायरे से बाहर तक, इंटरनेशनल भी आपके कवि सम्मेलन उस टाइम पे हुए हैं, वैसे चाहे जाना आपका इतना संभव नहीं हो, या उसके लिए पहले कितनी तैयारी करनी है, नहीं तो आपको कल पता लगा है जी आया लिंक और आप सबके साथ जुड़ जाते हो। और देश विदेश के सब कवि साहित्यकार जो हिंदी अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर, बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगता है कि आप वहाँ के लोग भी जानते हैं। तो सोशल मीडिया ने सब कुछ बहुत जल्दी, और लोगों को जिनको अच्छा करते हैं उनको ख्याति भी बहुत जल्दी मिलता है। जी। तो मैम आपके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? आपने बोला आपको इतना प्रोत्साहन मिला है, तो लिख रही हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, और सीख रही हूँ, तो सीखती भी रहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ये साहित्य का मंच है। इसमें आप जितना लिखेंगे, जितना करेंगे, जितना सीखेंगे, देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आपका जब जानेंगे तो आपको करते ही रहना है, तभी होगा। जिस दिन आपने लिखना बंद कर दिया तो लोग भी आपको शायद भूलने लग जाएंगे। जी संगीता जी, आप जिस तरह से आपने अपनी हॉबी को आगे बढ़ाया, प्रोफेशन आपका कुछ और था, तो आप शिक्षा को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही सब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मानी ज्ञान, खाली पढ़ाई नहीं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ज्ञान प्राप्त करते हुए जब हम आसपास लोगों के साथ भी रहते हैं, तो उससे आपको आपकी इंटरनल बढ़ते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपका ज्ञान वर्धन होता है। तो आप उसको जब आपने लिखते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें आती हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप लिख भी नहीं पाओगे शायद। जितना आपका दायरा ज़्यादा होगा उतना आप ज़्यादा अच्छे से उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। जी संगीता जी, आज आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी हमसे बातचीत की, अपने जो लेखन का सफ़र था ये हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।